नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 12वीं का अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि पिछली वीडियो के अनुसार हम लोग पिछली वीडियो के कंसेप्ट के ऊपर यानी उन प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें हमने प्रश्नों के अंदर अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण के ऊपर प्रश्नों को हल किया था और साथ ही साथ रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे और उन प्रकारों के ऊपर प्रश्नों को हल भी करेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने पिछली वीडियो को पढ़ते समय हमने कुछ चरणों को पढ़ा था, जिसमें हमें प्रश्नों को हल करते समय कुछ चरणों को मानना पड़ता है। पहला चरण होता है कि प्रश्न में दिए गए असमीका से अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण का पता लगाना होता है। और चरण 2 में हम लोग क्या करते थे, दिए गए निभाद यानी असमीका को समीकरण में व्यक्त करके उसका बिंदु ज्ञात करते थे। और चरण 3 में बिंदु की मदद से चित्र को यानी ग्राफ को दर्शाते थे। चरण 4 में बिंदु से अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण को ज्ञात करते थे। इस तरीके से हम लोग इन प्रश्नों को हल करते थे। तो चलिए एक प्रश्न को भी हल करके देख लेते हैं। दोस्तों, ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न, ग्राफीय विधि से निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 5y का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पढ़ के पता चल रहा है कि हमें इस प्रश्न में अधिकतमीकरण ज्ञात करना है और इसकी समीका दी हुई है x plus 3y which is greater than is equals to 3, x plus y which is greater than is equals to 2 और x plus y which is greater than is equals to 0। ओके दोस्तों, आइए उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर में हम सबसे पहले चरण 1 को फॉलो करेंगे। चरण 1 क्या था हमारा कि हमें ये ज्ञात करना है कि ये अधिकतमीकरण का प्रश्न है या न्यूनतमीकरण का। तो लिखा हमने z बराबर 3x प्लस 5y, इसमें हमें अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। चरण 2 में हम सारी समीका को लिखेंगे और बराबर के लिए रख देंगे। तो x प्लस 3y जो कि बड़ा था 3 से और उसके बराबर था, तो हमने लिखा x प्लस 3y बराबर 3 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स 2 को भी ऐसी इस प्रकार रखा, तो आया x प्लस वाई बराबर 2 और x कॉमा वाई विच इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, इसको भी x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 के लिए रख दिया। ओके दोस्तों, अब अगले चरण में हम क्या करेंगे, एक समीका लेंगे जो हमें समीका पहली दी हुई है, उसके अंदर x का मान 0 रखेंगे और y का मान हम ज्ञात करेंगे। जब हमने x प्लस 3y बराबर 3 के अंदर x का मान 0 रखा तो हमारे पास y का मान आया 1, यानी हमारे बिंदु ज्ञात हो गए 0,1। इसको हमने नाम दे दिया a का। ओके दोस्तों, इसी प्रकार इसी असमीका के अंदर अब हमने y का मान 0 रखा और x का मान अब हमें ज्ञात करना है। जब हमने इस प्रकार x प्लस 3y बराबर 3 के अंदर y का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ x प्लस 0 बराबर 3 और x का मान आया 3। तो दोस्तों b बिंदु ज्ञात हुआ 3,0। इसी प्रकार दूसरी असमीका लेंगे जो कि थी x प्लस वाई बराबर 2 और इसके अंदर x का मान 0 रखा और हमने y का मान ज्ञात करा। जब हमने इस समीका x प्लस वाई बराबर 2 के अंदर x का मान 0 रखा तो हमारे पास आया 0 प्लस वाई बराबर 2, जो कि हुआ हमारे पास y का मान 2। तो दूसरी यानी c बिंदु आया हमारे पास 0,2। अब इसी असमीका के अंदर हमने y का मान 0 रखा तो हमारे पास आया x प्लस वाई बराबर 2 और y का मान 0 रखा इस समीका के अंदर, तो आया x प्लस 0 बराबर 2, यानी x का मान आया 2। तो दोस्तों बिंदु D हुआ हमारे पास 2,0। अब इसी प्रकार हमने सारे बिंदु ज्ञात कर लिए। बिंदु A जो कि था 0,1, बिंदु B 3,0 और बिंदु C 0,2, बिंदु D 2,0। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पर इन बिंदु को दर्शाना है। दोस्तों हमने ग्राफ को लिया तो इसके अंदर हमें यहाँ पे x ये रिप्रेजेंट कर रहा है, x डैश ये रिप्रेजेंट कर रहा है और y डैश ये रिप्रेजेंट कर रहा है और y हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके दोस्तों,
इसके बाद हमने क्या करा, इन बिंदुओं को दर्शाया। तो दोस्तों पहला बिंदु आया हमारे पास 0,1 और दूसरा बिंदु आया हमारे पास 3,0। अब हम इन दोनों ही बिंदुओं को आपस में जोड़ देंगे और एक रेखा हमें ज्ञात हो जाएगी। ओके दोस्तों, इसके बाद हमने बिंदु C यानी 0,2 को रखा और बिंदु D यानी 2,0 को रखा, तो हमारे पास ये वाली दो रेखा प्राप्त हो गई इसके बाद। ओके दोस्तों, आइए अब हमने इसके बाद क्या करना सीखा था। अब हमें ये जहां पे ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस बिंदु को ज्ञात करना है। दोस्तों उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था पिछली वीडियो में, यानी हमने दोनों भी लाइनों की समीका को लिखा था, जो कि था x + 3y = 3 और दूसरी समीका थी x + y = 2। ओके दोस्तों, उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमने x + 3y = 3 समीका एक जो हमने ली है, उसके अंदर से हमने x का मान हमने ज्ञात किया था, जो कि आया 3 - 3y। ओके दोस्तों, फिर हमने x + y = 2 के अंदर x का मान रख दिया, तो हमें ज्ञात हुआ 3 - 3y = y = 2। और इसको जब हमने हल किया तो हमारे पास आया 3 - 2y = 2 और आगे हल करने के बाद आया -2y = -1। माइनस से माइनस को कैंसिल किया और यहाँ पे y का मान आ गया 1/2। ओके दोस्तों, अब हमने क्या किया, इस y का मान 1/2 को समीका एक यानी x = 3 - 3y के अंदर रख दिया। जब हमने रखा तो हमारे पास इस तरीके से हल करके x का मान आया 3,2। तो दोस्तों बिंदु C हमारे पास आया 3/2, 1/2। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हमारे पास सारे बिंदु हो गए। तो दोस्तों ये वाला बिंदु हमारे पास आया 3,2, 1,2। ओके दोस्तों, जहां पे ये दो रेखा आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके फिजिबल एरिया को निकालते हैं। दोस्तों इसके अंदर हिंदी में फिजिबल एरिया को कहते हैं सुसंगत क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो दोस्तों फिजिबल एरिया यानी सुसंगत क्षेत्र को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये वाली रेखा जो हमें बिंदु 0,1 और 3,0 को दर्शा रही थी, और इस रेखा को हमने ज्ञात किया था समीका x + 3y जो कि > है 3 से। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये समीका के अंदर कहा गया है कि x + 3y की जो वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी और उसके बराबर होगी। तो दोस्तों इसमें ये कह रहा है कि हमें ऊपर की तरफ का एरिया हमें फिल करना पड़ेगा, यानी ऊपर की तरफ का एरिया हमें ज्ञात होगा। ये वाली लाइन जो हमें बिंदु दे रही थी 0,2 और 2,0, ये वाली लाइन समीका x + y जो कि > 2 से है, उससे हमें प्राप्त हुई। इसका मतलब ये है कि x + y के अंदर जितनी भी वैल्यू रखेंगे वो 2 के बराबर या 2 से बड़ी आएगी। तो ये भी हमें ऊपर की तरफ का एरिया दिखा रहा है। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों ही लाइन में कॉमन एरिया देखना चाहें तो हमें क्या मिलेगा कॉमन एरिया, आइए देखते हैं। दोस्तों इन दोनों ही लाइन में इस तरीके से हल करने के बाद कॉमन एरिया हमें ये वाला मिलेगा, जो लाल कलर से हमें रेखा प्राप्त दिख रही है। ओके दोस्तों, तो हमें इस तरीके से ये वाला सुसंगत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हमें क्या ज्ञात करना है, चरण लास्ट के चरण में हमने सीखा था कि अब हमें क्या ज्ञात करना है इस प्रश्न के अंदर अधिकतमीकरण। तो दोस्तों अधिकतमीकरण ज्ञात करने के लिए हमें इसके कोणीय बिंदु, जिसको हम इंग्लिश में कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, वो ज्ञात करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आए थे 0,2, 3/2, 1/2, 3,0 और जब हमने इसको x और जब हमने इसको z = 3x + 5y के अंदर रखकर हल किया तो हमें प्राप्त हुए कुछ इस तरीके से। आप अगर चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। और जब हमने इसको हल किया तो हमें ज्ञात हुआ इसका अधिकतमीकरण वैल्यू। और दोस्तों प्रश्न के अनुसार इसके अंदर हमें अधिकतमीकरण मान निकालना था, जो कि आया 10। अगर दोस्तों इस प्रश्न में कहा होता कि हमें इस प्रश्न का न्यूनतमीकरण मान ज्ञात करना है, तो हमारा क्या आता, बिंदु 3/2, 1/2 से 7। ओके दोस्तों, आइए जल्दी से दूसरे कंसेप्ट को पढ़ते हैं, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार। तो दोस्तों पहला प्रकार है उत्पादन संबंधी समस्या से। दोस्तों
उत्पादन संबंधी समस्याओं को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। इस प्रकार की समस्याओं में हम ज्ञात करते हैं कि विभिन्न उत्पादनों के कितने नग बनाने में एक निश्चित जनशक्ति यानी मशीन के घंटे या फिर प्रत्येक नग के निर्माण में व्यय श्रम के घंटे, माल भंडारण गोदाम में प्रत्येक उत्पादन को रखने के लिए स्थान आदि को दृष्टि में रखते हुए अधिकतम लाभ कमाया जा सके। ओके दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का मेन मकसद यही होता है। आइए दूसरा प्रकार जानते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्याओं के भिन्न प्रकार के दोस्तों दूसरा प्रकार ये है आहार संबंधी समस्याएं। दोस्तों आहार संबंधी समस्या यानी हम लोग इसको नाम से पढ़ के जान सकते हैं, ये होती है हमारी डाइट प्रॉब्लम्स। दोस्तों इस प्रकार की समस्याओं में हम ज्ञात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के घटक यानी पोषक तत्व आहार में कितनी मात्रा में प्रयोग किए जाएं जिससे उसमें सभी पोषक तत्वों की न्यूनतम आवश्यक मात्रा कम से कम लागत पर प्राप्त हो। ओके दोस्तों, तीसरा परिवहन संबंधी समस्याएं जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस प्रकार की समस्याओं में हम परिवहन प्रणाली को तय करते हैं जिससे कारखाने से विभिन्न स्थानों पर स्थित विभिन्न बाजारों में उत्पादनों को भेजने में परिवहन व्यय न्यूनतम को ज्ञात किया जाता है। अब हमें इस प्रकार की कुछ रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करना पड़ेगा, तभी हम लोग इन तीन प्रकार को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके दोस्तों, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना आना चाहिए, क्योंकि यह एग्जाम के माध्यम से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये तीनों प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इन समस्याओं के ऊपर हम लोग प्रश्नों को अगली वीडियो में हल करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको और भी अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है पिछली वीडियो के आधार पर, तो आप अपनी कक्षा 12वीं की NCERT बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।